हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम बात करेंगे संपूर्ण सौरमंडल के ऊपर। संपूर्ण सौरमंडल को हम 30 प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, जिसमें लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हैं जो डायनेमिक नेचर के हैं। डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है? जो करंट अफेयर ओरिएंटेड हैं, सौरमंडल से संबंधित। ठीक है, आजकल ऐसे प्रश्नों का वेटेज बढ़ रहा है एग्जाम में, तो हम उन्हें भी देख के चलेंगे। 5 प्रश्न कुछ यूनिक प्रश्न हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपने सेशन को देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन डायनेमिक अप्रोच का है, यानी कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, 2018 में खोजा गया एक अन्य गोल्डी लॉक जोन TOI 700D यह किस मिशन के अंतर्गत खोजा गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है केपलर मिशन, ऑप्शन बी है लैग्रेंज मिशन, ऑप्शन सी है लूना मिशन, ऑप्शन डी है फ्लेमिंगो मिशन। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केपलर मिशन। अब गोल्डी लॉक जोन होता क्या है, केवल सुन लीजिए। जैसे पृथ्वी की जो दशा है, ठीक है, तो यहाँ पे न तो टेम्परेचर बहुत अधिक है, न तो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक अनुकूल दशा में टेम्परेचर रहता है, जिससे यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, एक वातानुकूलित रहता है और जिसमें मनुष्य या कोई जीवन पनप सकता है। ठीक है, तो गोल्डी लॉक जोन हमारे स्पेस में इस प्रकार के जोन को कहते हैं। ठीक है, अब 2018 में केपलर मिशन के अंतर्गत एक अन्य सूर्य खोजा गया। सूर्य कह लें, तारा कह लें। ठीक है, तो उसका नाम था TOI 700। ठीक है, और इस तारे के परिवार में एक ग्रह है जिसका नाम है TOI 700D। ठीक है, तो इस ग्रह पे क्या है, वातानुकूलित थोड़ा सा संभावना है कि वहाँ पे जीवन पनप सकता है। वहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब शुरुआत करते हैं। देखिए, वो हमारा था एक आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो टोटल 31 क्वेश्चन है और ये है आपका पहला प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है JL बेयर्ड, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस, ऑप्शन डी है केपलर। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉपरनिकस। तो देखिए, सर्वप्रथम सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था। ये सूर्य है, इसने ये बताया था जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अगर घुमा के प्रश्न पूछे तो पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जिनका कोई निश्चित कक्ष नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ए है ग्रह, बी है उपग्रह, सी है क्षुद्र ग्रह, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइए। ए न्यूटन, बी केपलर, सी कॉपरनिकस, डी गैलीलियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केपलर ने। तो ग्रहों के 3 नियम हैं, एक बारी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्कस करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पूछे तो पता होना चाहिए कि ग्रहों के 3 नियम हैं, कौन कौन, वो आप पता कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सौर मंडल में 2006 में पहले कुल कितने ग्रह थे? बताइए। ये आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है। बताइए। देखिए, यहाँ पे 2006 से पहले की बात हो रही है। ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 10, डी है 11। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा जो 9वां ग्रह था, जिसका नाम था प्लूटो, नाम तो सुना ही होगा, अब ये एक बौना ग्रह है। तो 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन इसने क्या किया था, यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, समझिए जल्दी से। ये लास्ट हमारा मान लेते हैं, लास्ट ग्रह हमारा वरुण है। ठीक है, तो वरुण है तो ये इसका भी कक्ष होगा, सूर्य के चारों ओर घूमता होगा। तो प्लूटो मान लो यहाँ पे था, तो इसने क्या किया, वरुण का जो कक्षा था, ठीक है, उसके कक्ष में घुस गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल के क्या बना दिया गया, बौना ग्रह। ठीक है, तो याद रखिएगा ये घटना कब हुई थी, 2006 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और बहुत इजी प्रश्न है, क्या पता पूछ ले, है ना।
तो ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद है बी, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सी है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। डी है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बुध यानी मरकरी, उसके बाद कौन आता है? वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं, उसके बाद आती है अर्थ जिसे पृथ्वी, और उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का जो अवरोही क्रम है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो ए है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बी है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। सी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। डी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, और उसके बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है। ठीक है, और पृथ्वी हमारी आती है 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे आता है शुक्र, 7वें स्थान पे आता है मंगल, 8वें पे आता है बुध। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बताइए, ए है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह, डी है निहारिका। तो दोस्तों इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निहारिका। ठीक है, अब देखिए क्षुद्र ग्रह तो आपको पता ही है, क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? मंगल और, बताइए, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पेटी पाई जाती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद धूमकेतु कहाँ पाए जाते हैं, जिनको हम तारे भी कहते हैं। ये आपका जैसे मान लीजिए जो हमारे सौरमंडल का सबसे बाह्य ग्रह है, ठीक है, जिसका नाम वरुण है, ठीक है, तो उसके बाहरी कक्षक में यानी कि वहाँ पे एक बेल्ट पाई जाती है जिसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, वहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं धूमकेतु। और ग्रह नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा सोलर सिस्टम में? बोलो भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है? बताइए। ए है नियत, बी है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी है कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताइए। इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बताइए। ए है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल पे। निक्स ओलंपिया कोलंपस को निक्स ओलंपिस माउंस भी बोलते हैं, तो आप वहां पे कोलंपस की जगह माउंस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ठीक है, तो ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शनि। शनि ग्रह पार्थिव नहीं है। पार्थिव का क्या मतलब है? देखिए, सूर्य है, सूर्य से इधर अगर हम बढ़ते क्रम में जाएं तो पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आपका आता है, बताइए, उसके बाद आती है पृथ्वी, और उसके बाद आता है मंगल। तो ये जो चारों ग्रह हैं ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, स्थलाकृत ग्रह कहलाते हैं, और इन चारों ग्रह के जो बाहर ग्रह हैं उनको हम गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। तो शनि किधर आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब क्या है? गैसीय ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? बताइए। तो ए है बुध और शुक्र, बी है पृथ्वी और शुक्र, सी है अरुण और वरुण, डी है शुक्र और अरुण। तो दोस्तों इसमें देखिए शुक्र और अरुण राइट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति समान रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ए है सूर्य को, बी है पृथ्वी को, सी है बृहस्पति को, डी है शनि को। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ठीक है, तो ए है धूमकेतु, बी है उल्का, सी है लुब्धक, डी है अभिनव तारा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनव तारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा को हम विस्फोटी तारा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी कि सूर्य के निर्माण में जो सहायक गैस है वो बताइए कौन सी है? ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड,
बी है हीलियम और ऑक्सीजन, सी है हीलियम और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बताएंगे कि हाइड्रोजन सूर्य के कोर में कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नॉर्वे में आधी रात, ठीक है, अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कहते हैं ना नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। या तो क्वेश्चन बनता है किस देश में आधी रात को सूर्य के चमकने की घटना होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 21 जून, ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर। तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए वैसे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 जून। देखिए 21 जून को क्या होता है, मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है और उसके बाद ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस डेट को होता कुछ यूं है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत। वहाँ पे हमारा कर्क रेखा है जिसका मान कितना है 23.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जब लंबवत पड़ता है यानी उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे है, तो उस डेट को क्या होता है, हमारे वहाँ सबसे अधिक रोशनी प्राप्त होती है और नॉर्वे में क्या होता है, अर्धरात्रि को सूर्य के चमकने की घटना प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ए है उपसौर, बी है अपसौर, सी है अपोजी, डी है पेरेजी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है जब अधिकतम दूरी हो तो उसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अपसौर की घटना किस डेट को होती है, तो 4 जुलाई को। किस डेट को होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। उसके बाद उपसौर क्या होता है, जब कोई ग्रह सूर्य की कक्ष में चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे करीब आ जाता है तो उसे उपसौर कहते हैं। वैसे पृथ्वी के संबंध में ये डेट 3 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपोजी और पेरेजी की बात करें तो ये मून के संदर्भ में है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है? बताइए। ए है सूर्य में एक बड़ा काला छेद, बी है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के 7 लेयर हैं, 7 लेयरों में एक लेयर है जिसका नाम है फोटोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। तो आपसे अगर यहाँ पे प्रश्न दोस्तों आगे बढ़ के पूछे कि काले धब्बे सूर्य में कहाँ बनते हैं, तो प्रकाश मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अभी हमने देखा था, क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ए है 71%, बी है 61%, सी है 75% और डी है 54%। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 71%। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बताइए कौन सा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में जिसके उपग्रह नहीं है? ए है मंगल तथा शुक्र, बी है बुध तथा शुक्र, सी है मंगल तथा बुध, डी है वरुण तथा प्लूटो। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बल्कि अगर हम बात करें शुक्र के पास, तो शुक्र के पास है, शुक्र के पास नहीं है पागलों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र के पास नहीं है। यहाँ पे मंगल ऑप्शन में है तो मंगल के पास है। ठीक है, पैबोस और डिमोस जिसका नाम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? वरुण तथा प्लूटो। तो छोड़ दीजिए, सही आंसर मिल चुका है हमें, वरुण के पास तो है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सौरमंडल का कौन सा भाग, कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ठीक है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए है मरकरी, बी है मंगल, सी है शुक्र, डी है यम। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र। लगभग इसका जो साइज है पृथ्वी के साइज के इक्वल है, इसलिए हम इसे पृथ्वी का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर। ठीक है, यानी कि आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह है, तो वो होगा शुक्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है बुध। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। तो शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी याद रहे,
और जब चमकीला है तो इसका एल्बिडो इफेक्ट अगर पूछ ले प्रश्न तो सबसे अधिक है, ठीक है। अपने सौरमंडल में सबसे अधिक एल्बिडो इफेक्ट किसका है? शुक्र का। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक दीवार पे टॉर्च मारेंगे तो उतना लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक शीशे पे मारेंगे तो अधिक से अधिक लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही शुक्र की मतलब स्थिति ऐसी है कि इस पे जो लाइट जाता है मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम शुक्र को इवनिंग स्टार और अपने सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से? यहाँ पे दोस्तों आपको सोचने की आवश्यकता है, रुक के यहाँ पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से, ठीक है। तो ए है बुध तथा शुक्र, बी है शुक्र तथा बुध, और सी है बुध तथा मंगल, डी है बुध तथा बृहस्पति। तो दोस्तों अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या देखना है कि सूर्य के निकटतम कौन है। तो सूर्य के निकटतम मरकरी यानी कि बुध है, उसके बाद आता है बताइए वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं, उसके बाद आती है पृथ्वी। पूछे तो आपसे बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सुपरनोवा क्या है बताइए। ए है एक ग्रहिका, बी है एक ब्लैक होल, सी है एक पुच्छल तारा, डी है एक मृतप्राय तारा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक मृतप्राय तारा, ठीक है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए है रॉबर्ट पियरी, बी है एडमंडसन, सी है तस्मान, डी है जॉन केबार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति है बताइए। ए है 27 किलोमीटर पर मिनट, बी है 31 किलोमीटर प्रति मिनट, और उसके बाद सी है 25 किलोमीटर प्रति मिनट, डी है 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले समझा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए है मैगलन, बी है अमेरिगो वेस्पुची, और सी है पियरी, डी है एमंडसेन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का डी यानी कि एमंडसेन, ठीक है। तो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जिक्र किया था, तो बताइए। ए है 3, बी है 4, सी है 5वां, डी है 6ठा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आदित्य नहीं है, ये आदित्य है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आदित्य मतलब सूर्य। आदित्य L1 मिशन को किस लैग्रेंज पॉइंट पर लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका डायनेमिक क्वेश्चन। तो ए है तीसरे पे, बी है चौथे पे, सी है 5वें पे, डी है 1 पे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदित्य L1 मिशन किस लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा गया है? तो L1 पे, ठीक है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ऐसा सिर्फ मान लेना है, और उसके बाद ये है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पे दोनों का, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो मान लीजिए एक कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, G=G हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये है हमारा L1, ठीक है, जहाँ पे हमारा आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका L4, और यहाँ पे है आपका L5, यहाँ पे है आपका L2, और यहाँ पे है L3, ठीक है। तो ये हैं
लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे सूर्य अपना जो आकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी जो अपना आकर्षण बल लगाती है, जहाँ पे सेम हो जाता है, उसे हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है। और देखिए एक कारण और भी होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य चक्कर लगाता, सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वह एक अपकेंद्रीय बल भी लगाती है, जिसके कारण L2 देखेंगे तो ये पीछे फिक्स है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हाँ सीखा है तो सेशन को क्या करना है? फीडबैक देना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।